ओके। सो हमारी बात इस बार होने वाली है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, देखो एक तरह से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है वो बड़ी ही परफेक्ट आइडियल कंडीशन को हमें हमारे सामने रखता है। हालांकि इससे शुरुआत करनी ज़रूरी है क्योंकि हम इसी के बाद इसके अगला वर्जन यानी कि इम्प्योर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में हम लोग समझ पाएंगे। तो बेसिकली इंट्रिंसिक का मतलब होता है एक प्योर स्टेट। अब इस प्योर का मतलब क्या है ज़रा हम समझेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय प्योर, किस चीज़ को आप प्योर कहते हो। हम एक ऐसे सेमीकंडक्टर क्रिस्टल की बात कर रहे हैं हम एक ऐसे सेमीकंडक्टिंग मटेरियल, अब वो सेमीकंडक्टर मटेरियल सिलिका हो सकता है, जर्मेनियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिसके क्रिस्टल में कोई इम्प्योरिटी नहीं है, उसमें अंदर कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है। इम्प्योरिटी का मतलब क्या होता है, अगर हम कह रहे हैं हमारा क्रिस्टल है, इसके अंदर जो सर्किल हैं ये एटम को शो कर रहे हैं, तो सारे के सारे एटम जो होंगे वो सिलिका के होंगे, यानी येलो कलर के बने हैं, ये सारे एटम सिलिका के हैं। तो इसका मतलब है कि ये प्योर है। प्योर का यही मतलब है यहाँ पर कि सारे पूरे क्रिस्टल के अंदर अगर 10 करोड़ 10 अरब मतलब कितना भी एटम है, सब के सब एक जैसे हैं, किसी तरह की कोई इम्प्योरिटी नहीं है। कि इम्प्योरिटी कहने का मतलब है कोई इसमें दूसरा एलिमेंट नहीं, कोई सल्फ़र का, कोई ऑक्सीजन का, कोई एल्यूमिनियम का, ऐसा कोई नहीं, सिर्फ सिलिका के टर्म है। इसमें अंदर कोई भी डिसलोकेशन नहीं है, मतलब कोई क्रैक नहीं है, कोई फ्रैक्चर नहीं है, किस तरह का एनोमली नहीं है। तो हम हर तरफ से एक ऐसे परफेक्ट क्रिस्टल की बात कर रहे होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में, जिसमें सारे एक एटम एक जैसे हैं, कहीं कोई क्रैक नहीं है, कहीं कोई डिसलोकेशन नहीं, कहीं कोई एटम की साइट मिसिंग नहीं है, कहीं कोई डिफेक्ट नहीं है। तो इस तरह से संपूर्ण रूप से पूर्ण एक तरह से हम मान रहे हैं कि हमारे पास ये क्रिस्टल है। क्योंकि आपको मालूम है कि जो सिलिका है या जर्मेनियम है ये कहाँ रहते हैं, ये फोर्थ कॉलम के हैं। पीरियोडिक टेबल में फोर्थ कॉलम होता है, यानी कि ये कार्बन के साथ रहने वाले एलिमेंट है। कार्बन के साथ रहने का मतलब है कि जैसे कार्बन होता है उसके पास एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाने की प्रॉपर्टी होती है, उसके पास एक जो पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, तो वो क्या करता है, इसके जो ऑर्बिट्स हैं ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, इसको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर वो कहते हैं। तो ऐसा ही सिलिका के साथ भी होता है। जैसे कार्बन को लुईस डायग्राम में हम क्या दिखाते हैं कि कार्बन है तो इसके पास इस तरह से 4 बॉन्ड बनाने की प्रॉपर्टी है। ऐसे ही सिलिका के पास भी अपने पड़ोसी एटमों के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके 4 बॉन्ड बनाने की प्रॉपर्टी है। जर्मेनियम के पास अपने पड़ोसी एटमों के साथ शेयरिंग करके 4 बॉन्ड बनाने की प्रॉपर्टी है। तो आप ये मान सकते हो कि ये जो एटम है, जो सिलिका के एटम हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब अपने पड़ोसी जो एटम हैं उनके साथ बॉन्ड बना रहे हैं इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके। तो यहाँ पर हम ये जो बॉन्ड दिखा रहे हैं ये एक सिंपल प्रेजेंटेशन है जो ये शो कर रहा है कि किस तरह से यहाँ पर बॉन्ड बन सकते हैं। 4 बॉन्ड बनाना है, ये 4 बॉन्ड बनाना कार्बन जैसा ही व्यवहार है और उस पर आप कोई भी समझौता नहीं कर सकते। तो ये भाई हमारा स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पर जो येलो सर्किल्स हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग द सिलिका, और जो उनके बीच में जो पर्पल कलर के लाइनें खींची गई हैं दे आर द बॉन्ड्स। अब हम कह रहे हैं इनके बीच में इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो गई, ये आपके इलेक्ट्रॉन है, इन बॉन्डों के अंदर इलेक्ट्रॉन है, और देख रहे हो इस तरह से जो कंप्लीट तरह के बॉन्ड हैं इनमें 2-2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो जो 2-2 इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी को शो कर रहे हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारियां हैं जो कि यहाँ पर हो रही हैं, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारियां आप देख रहे हो यहाँ पर। तो अब आप जरा सिचुएशन को सोचो, बहुत ही परफेक्ट सिचुएशन है। ऑल द बॉन्ड्स आर जस्ट ग्रेट, दे आर परफेक्ट, दे हैव नो एनोमली, कोई किस तरह की कोई एनोमली नहीं है, जस्ट अ मिनट, कहीं किस तरह कोई भी एनोमली इनमें नहीं है। सारे बॉन्ड अपनी जगह पे कंप्लीटेड हैं, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। लेकिन आपको ये मालूम है कि जो बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ मोशन। इलेक्ट्रॉन ऐसे थोड़ी कि हमने कहीं पे चिपका दिए स्टिकर की तरह से इलेक्ट्रॉन, ये शो करने का तरीका है। बट द एक्चुअल इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, कुछ ऐसा होता है, आप थोड़ा सा इमेजिन करें जरा इस सिचुएशन को। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये सिलिका का एटम है, ठीक है, सिलिका का एटम है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि लगातार चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग। इसके बगल में एक और सिलिका का एटम है, ये सिलिका का एटम है, इसके भी अपने 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ओके, इसके इधर भी एक सिलिका का एटम है, उसके भी 4 इलेक्ट्रॉन हैं, उसके भी 4 इलेक्ट्रॉन हैं। इसके एक तरफ एक और सिलिका है, हम अलग अलग बना रहे हैं ताकि हम कन्फ्यूजन ना
क्रिएट कर लें यहाँ पर। और एक और यहाँ पर है जस्ट लेट दिस इज द सिलिका, ये इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय साझेदारी का मतलब क्या है? आपने कहा भाई हमारा सिलिकॉन बगल वाले सिलिकॉन के साथ साझेदारी कर रहा है, इसका मतलब है इन्होंने कहा कि तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन है, हमारा इलेक्ट्रॉन, दोनों को ऐसा करते हैं कि इसको ऐसा पाथ देते हैं कि दोनों ही सिलिका के न्यूक्लियस के अबाउट चक्कर लगाए। तो साझेदारी का मतलब क्या है कि इस सिलिका का एक इलेक्ट्रॉन और इस ग्रीन वाले सिलिका का एक इलेक्ट्रॉन दोनों न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। तो इसका पाथ ऐसा होगा जैसे इनफाइनाइट बनाते हो ना, इस तरह का पाथ होगा। अच्छा, यही काम इस पर्पल वाले सिलिका के साथ हुआ, तो एक साझेदारी इधर भी बन रही है, ऐसे ही एक साझेदारी इधर भी बन रही है, एक साझेदारी इधर भी बन रही है। आप इमेजिन करो कि जो 4 बॉन्ड, इसको एक बॉन्ड दिखा दिया, 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 और हमने ये जो कॉम्प्लिकेशन है इसको जस्ट 2 डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया कि हमने 2 लाइनें खींची, बीच में 2 डॉट बना दिए, कहा देखो ये हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है। बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड अगर हम थोड़ा सा एक्चुअल सिचुएशन करीब लाएं तो ये हो रहा होता है, दे आर मूविंग in a very fast manner between the two nucleus। ऐसे ही यहाँ पर भी, तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है कि बहुत ही सेंसिटिव होता है। आप सोच रहे हो आपके पास इलेक्ट्रॉन 2 न्यूक्लियस की फील्ड में चक्कर लगा रहे हैं, तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल सिचुएशन। अब इस क्रूशियल सिचुएशन में क्या होता है, अगर कहीं बाहर से एक किक मिल जाए काइनेटिक एनर्जी का, कहीं बाहर से एक थर्मल एनर्जी आ जाए, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन एक साथ 2 न्यूक्लियस में चक्कर लगा रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये अपनी जगह छोड़ करके बाहर भाग जाते हैं। सपोज जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, इसको बाहर से एनर्जी मिली तो ये यहाँ से हट गया और बाहर आ गया, इसे कहेंगे अब ये फ्री हो गया। अभी इलेक्ट्रॉन सर्किल में बना दिया मैंने, दिस इज़ अ फ्री इलेक्ट्रॉन, दिस इज़ अ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपने पीछे क्या छोड़ रहा है, अपने पीछे एक वैकेंट पोजीशन छोड़ देता है जिसको कि हम होल कहते हैं। तो आप देख रहे हो इतनी क्रूशियल तरीके से चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन जो अपनी जगह को छोड़ देता है, तो वहाँ पर क्या बन जाती है, खाली जगह बन जाती है। तो आप कहोगे बॉन्ड टूट गया, हम इस बॉन्ड को टूटा हुआ कहेंगे, नाउ बॉन्ड इज ब्रेक्ड एंड देयर इज अ होल, अ वैकेंट पोजीशन एंड देयर इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इस चीज़ को आप क्या कहते हो, दिस इज द क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर। तो आप कहोगे कि भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हुआ है। आप क्या कहोगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर मतलब एक समय में एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएटेड। तो एक इलेक्ट्रॉन बना और साथ ही साथ एक होल बना, दोनों बने। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल है और होल जो होता है वो पॉजिटिव पार्टिकल की तरह से ट्रीट किया जाता है, और इस पूरे पेयर का प्रोडक्शन हुआ है। तो इसे हम कहते हैं जनरेशन। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा जनरेशन हुआ है। किसका जनरेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन। अब ये जनरेशन के में मेन पार्ट किसका है, टेम्परेचर। जो बाहर जो टेम्परेचर है उसने अपना रोल प्ले किया। टेम्परेचर का इंक्रीज़, टेम्परेचर का इन्वॉल्वमेंट जो होता है वो एक तरह से एक एनर्जी प्रोवाइड करता है, एक ऊर्जा देता है इन बॉन्ड में इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉनों को। तो सिस्टम जब एनर्जी एब्जॉर्व करता है तो ये इलेक्ट्रॉन भी उसमें एनर्जी एब्जॉर्व करते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, इस तरह से बॉन्ड टूटते हैं। हम सोचें कि क्या ऐसा हर तरफ होता होगा, तो ऐसा तो नहीं कह सकते हर तरफ होता होगा। इसमें आपका जो मटेरियल है, जो आप मटेरियल ले रहे हो, उसकी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी कैसी हैं, उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कैसी, उसकी थर्मल प्रॉपर्टी कैसी हैं, यानी मटेरियल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हैं, वो भी अपना रोल प्ले करती हैं। भाई सिलिका के लिए एनवायरनमेंट का जो हीट है वो एक थोड़ा सा अलग तरह से बिहेव करेगा। जर्मेनियम ले लिया है, उसमें हीट किस तरह से, उसकी कंडक्टिविटी, उसकी स्पेसिफिक हीट कैसी है, उन सारे बेसिस पर उसका एक अलग तरह का व्यवहार होगा। तो कहने का मतलब ये निकल के आता है बच्चों कि जनरेशन यानी इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो जनरेशन हो रहा है, इसमें मटेरियल की प्रॉपर्टी भी अपना रोल प्ले करती हैं। आप जो मटेरियल ले रहे हो उसकी प्रॉपर्टी, मटेरियल की जो प्रॉपर्टी वो भी अपना रोल प्ले करती हैं। अच्छा, तो ठीक इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए 10⁻10 एटम है, उसमें से 5 एटम मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल टूट गए, 5 एटमों के बॉन्ड टूट गए। तो 5 एटमों के बॉन्ड टूटे तो हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गए और 5 होल क्रिएट हो गए। यही तो हुआ, एक सेम मात्रा में इलेक्ट्रॉन होल दोनों क्रिएट हुए। तो पूरे क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जितना प्लस पॉजिटिव होल क्रिएट हो रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हो रहे हैं, तो वो न्यूट्रल ही रहेगा। ये तो अब क्या, अब ये वापस से नहीं जोड़ सकते हैं,
बिल्कुल जुड़ेंगे। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर बहुत सारे आइटम हैं, 10⁻23 आइटम हैं यहाँ पर पूरे इस क्रिस्टल के अंदर, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो उसमें से मान लो 100, सपोज 100 इलेक्ट्रॉन और 100 होल क्रिएट हुए हैं। लेकिन ये अब होगा क्या, इसे मान लो कि यहाँ एक होल था, इसे मान लो यहाँ एक होल था, इस जगह पे होल था, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ आगे फिट हो गया, तो होल यहाँ बन गया। तभी कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, यहाँ फिट हो गया, होल यहाँ बन गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन गया। फिर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ फिट हो गया तो यहाँ का होल ख़त्म हो गया, यहाँ होल क्रिएट हो गया। यानी कि एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट होल और इलेक्ट्रॉन लगातार जनरेट भी होते रहेंगे और उनके अंदर रिकॉम्बिनेशन भी होता रहेगा, मतलब बनते भी रहेंगे, बिगड़ते भी रहेंगे, जनरेशन भी होता रहेगा, रिकॉम्बिनेशन भी होता रहेगा। ये जैसे समझ लो कि जैसे जन्म मरण का चक्र है, पृथ्वी लोक है, समझ लो पृथ्वी लोक है। तो यहाँ जहाँ एक तरफ बच्चे पैदा हो रहे हैं, नए जीवन क्रिएट हो रहे हैं, उसी समय यहाँ पर लोग भी मर रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं अपने आप या किसी भी कारण से। तो जैसे यहाँ जन्म मत मृत्यु का एक तरह का प्रोसेस लगातार चल रहा है, लेकिन हम इसकी गारंटी नहीं ले सकते हैं कि जितने जन्म हो रहे हैं उतने ही मृत्यु हो रहे हैं। पर सेमीकंडक्टर में हम इससे गारंटी ले रहे हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो रहे हैं उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन और होल रिकम्बाइन भी कर रहे हैं, और ये रिकॉम्बिनेशन और ये जनरेशन पूरे क्रिस्टल के अंदर लगातार चलता रहता है। अगर जनरेशन ही जनरेशन हो तो एक समय ऐसा होगा कि जब तक सारे बॉन्ड टूट जाएंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन और होल की पूरी वही केवल बचेंगे उसके अंदर। ऐसा नहीं होगा, बॉन्ड टूटते भी हैं तो बॉन्ड बनते भी हैं। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि क्रिएशन जो या रिपेयर आप कह लो, जो बॉन्ड होते हैं वो रिपेयर होते हैं। और जनरेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन का मतलब है कि जो बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक करते हैं। जब बॉन्ड ब्रेक करते हैं, जब ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है। जब इलेक्ट्रॉन और होल आपस में रिकम्बाइन करते हैं, बॉन्ड बनता है, तो आप कहते हो बॉन्ड जो टूटा था वो फिर से बन गया, बॉन्ड रिपेयर हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन होल का रिकॉम्बिनेशन हो गया। तो आपको कुछ चीज़ें जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में समझनी है वो क्या है? पहली बात तो आपको ये समझनी है कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो होते हैं ये हमेशा क्रिएट और डिस्ट्रॉय होते रहते हैं। इसके पीछे आपकी जो बिहेवियर है, जो थर्मल बिहेवियर है, जो एनवायरनमेंट से जो हीट आ रही है, थर्मल बिहेवियर हो गया आपका, आपके मटेरियल की डिफरेंट तरह की जो प्रॉपर्टी है वो सब जिम्मेदार हैं। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर थर्मल बिहेवियर, थर्मल एनर्जी की वजह से, मटेरियल की प्रॉपर्टी की वजह से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में रहते हैं। बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल, हम नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को n से शो कर रहे हैं और डेंसिटी ऑफ होल्स को p से शो कर रहे हैं, ये हमेशा सेम रहते हैं। इनकी डेंसिटी जो होती है वो हमेशा सेम रहती है, इंट्रिंसिक में हमेशा सेम रहेगी। हम जब एक्सट्रिंसिक करेंगे, इम्प्योरिटी मिलाएंगे, तो हम देखेंगे कि इसमें से हम किसी की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, चाहे होल को चाहे इलेक्ट्रॉन को। दैट इज़ डेलिबरेटेड एक एफर्ट होगा जहाँ कि हम इनकी संख्या को इम्बैलेंस करेंगे। बट इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देयर इज़ अ परफेक्ट बैलेंस, देयर ऑलमोस्ट परफेक्ट बैलेंस। नंबर ऑफ होल, नंबर ऑफ पेयर, नंबर ऑफ होल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर के साथ एक और चीज़ है, देयर इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ जनरेशन, देयर इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ जनरेशन एंड देयर इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन। तो जनरेशन और रिकॉम्बिनेशन ये दोनों ही घटनाएं एक साथ होती रहती हैं, और ये दोनों ही घटनाएं जो होती हैं वो इस बात पे डिपेंड कर रही हैं कि कितने उसके अंदर इंट्रिंसिक में कितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और उसके अंदर कितनी होलों की संख्या है। तो एक तरह से अगर हम पैरामीटर के फॉर्म में कहें तो हम कह रहे हैं कि जनरेशन पैरामीटर को हम G से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और रिकॉम्बिनेशन पैरामीटर को हम R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ G क्या है? जनरेशन का पैरामीटर, मतलब जब ये बॉन्ड टूटते हैं और नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने वाला पैरामीटर G है। रिकॉम्बिनेशन क्या है कि उसी क्रिस्टल के अंदर उसी सिचुएशंस में किस तरह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकम्बाइन करते हैं, एक बॉन्ड फिर से रिक्रिएट करते हैं या रिपेयर करते हैं। और आपको ये मानना पड़ेगा, ये दोनों ही जो क्वांटिटी होती हैं वो इस बात पे डिपेंड करती हैं
कि कितने इलेक्ट्रॉन और होल पेयर वहाँ पर इंट्रिंसिक, आई इज फॉर इंट्रिंसिक, कितने इलेक्ट्रॉन होल पेयर वहाँ पर ऑलरेडी डेंसिटी उनकी कितनी है, इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी और होल की डेंसिटी का प्रोडक्ट जो होता है उसके ऊपर। तो ये दोनों ही तरफ है, ये डिपेंडेंसी इसी पे होती है। मोर, अगर मोर होंगे तो मोर रिकम्बाइन करेंगे, उस हिसाब से जनरेट भी होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो जनरेशन है और जो रिकॉम्बिनेशन है वो एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहा है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जनरेशन और रिकॉम्बिनेशन बैलेंस कर देता है, क्योंकि अगर जनरेशन डोमिनेट कर गया तो होगा क्या कि धीरे धीरे समय के साथ और हमारे मटेरियल के अंदर एकदम से मतलब बहुत सारा इलेक्ट्रॉन और होल क्रिएट हो जाएंगे। अगर रिकॉम्बिनेशन डोमिनेट कर रहा है तो इसका मतलब है कि जो भी क्रिएट हुए हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर वो हर थोड़ी देर बाद वो कम होते जाएंगे और एक समय बाद मटेरियल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन होल पेयर नहीं बने, बिकॉज रिकॉम्बिनेशन इज मोर देन द जनरेशन। बट इंट्रिंसिक में हम कहते हैं कि हर समय डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डेंसिटी ऑफ होल सेम होती है। इसका यही मतलब है कि जिस रेट के साथ जनरेशन हो रहा है उसी रेट के ही लगभग आपका, उसी रेट के बराबर आपका रिकॉम्बिनेशन होता होगा। तो यानी कि आपके लिए दोनों ही स्थिति में ये जो एक्सप्रेशन है वो एक ही आएगा, और वो एक्सप्रेशन हम कह रहे हैं के एन आई पी आई। मान लीजिए हमने इस तरह से कहा, नाउ व्हाट इज के? के इज सम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, एक ऐसा कांस्टेंट जो कि डिपेंड कर रहा है मटेरियल की प्रॉपर्टी पर, जो डिपेंड कर रहा है कि जो उसमें चार्ज है उनकी डेंसिटी कैसी है, कितनी है, वो डिपेंड कर रहा है जो मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी कैसी है। अब ये एक दो प्रॉपर्टी नहीं, मटेरियल प्रॉपर्टीज़ पर उसकी डिपेंडेंसी कुछ भी, इस तरह से हम इसको आप कह सकते हैं कि आर और टी का रिकॉम्बिनेशन आपका हो रहा है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे कहें कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ़ होल बराबर हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जी टी यानी कि द रेट ऑफ जनरेशन या रिकॉम्बिनेशन, इट इज़ के टाइम एन आई स्क्वायर, ऐसा भी लिखा जा सकता है। यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि कहीं पर अगर एन आई पी आई है तो ये एक्चुअली में एन आई स्क्वायर के बराबर है, या इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब एन आई इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इसको हम लिख सकते हैं पी आई स्क्वायर के बराबर है, या हम अगर एन आई और पी आई को अगर हम कुछ n मान लें, इसको हम n कह दें तो n स्क्वायर के बराबर, तो आप कह सकते हो प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी ऑफ होल इज इक्वल टू सम इंट्रिंसिक डेंसिटी का स्क्वायर। इसकी वैल्यू ये इलेक्ट्रॉन के लिए, होल के लिए कोई उनके जो कॉमन मैग्नीट्यूड है उसके वैल्यू है n, इसके बराबर है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ लॉ, इसको लॉ ऑफ मास एक्शन हम लोग कहते हैं। तो इस तरह से एक बेसिक इंट्यूशन क्या डेवलप किया, एक बेसिक आइडिया आपने क्या डेवलप किया। बेसिक आइडिया इस क्लास के आखिर में आपको ये मालूम होना चाहिए, जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्योरिटी। प्योरिटी मीन्स ऑल द एटम्स, जितने भी एटम हैं वो सब एक तरह के होंगे इस क्रिस्टल के अंदर। इसके अलावा कोई क्रैक नहीं होगा, कोई ब्रेकेज नहीं होगा, कोई डिफेक्ट नहीं होगा, कोई डिसलोकेशन नहीं होगा। ये सारी वो चीज़ें हैं जो किसी क्रिस्टल के अंदर संभावित रूप से मैकेनिकल प्रोसेस, तोड़ फोड़, घिसाव, कटाव, ये सब दरार, ये सब नहीं, कुछ नहीं। इट इज़ परफेक्ट इन एवरी सेंस। और इसके अंदर हम ये कहेंगे कोवैलेंट बॉन्डिंग मौजूद है, तो सारे सिलिका के एटम अपने पड़ोसियों के साथ में एक कोवैलेंट बॉन्ड जैसी स्थिति बनाए हुए हैं। उसके बाद फिर अब अगला रोल आता है कि जो सिलिका के जो ये आपस में रिकॉम्बिनेशन, जो आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो दिस बॉन्ड फॉर्मेशन इज़ वेरी क्रूशियल प्रोसेस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस के बीच में चक्कर लगा रहे होते हैं। तो ऐसे हालात में क्या होता है कि अगर बाहर से थर्मल एनर्जी उनको मिलती है, जो कि मिलती ही है, क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि हीट ऑटोमेटिकली सिस्टम के अंदर तब तक फ्लो करती रहती है जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम ना आ जाए। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू हम समझा सकते हैं कि जो क्रिस्टल होगा उसको सराउंडिंग से हीट मिलेगी, स्पॉन्टेनियसली मिलेगी, आपको कोई एफर्ट नहीं होगा। उसकी वजह से क्या होगा, जब वो हीट मटेरियल के अंदर जाएगी तो इलेक्ट्रॉनों को से भी एब्जॉर्ब की जाएगी, इलेक्ट्रॉन भी उसको एब्जॉर्ब करेंगे, और इलेक्ट्रॉन वो जो क्रूशियल तरीके से मूव कर रहे थे उससे हट जाएंगे और छिटक के बाहर चले जाएंगे। जब ऐसा होगा तो जहाँ वो थे वो एक खाली जगह वहाँ क्रिएट हो जाएगी, और जहाँ चले गए वो तो फ्री हो गए हैं। तो नाउ दिस इज अ क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन हुआ। यहाँ पर देखो, एक इलेक्ट्रॉन अगर बना है तो एक होल भी बना होगा। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ जनरेशन, चार्ज कैरियर जनरेशन हुआ है। लेकिन ये हमेशा नहीं होता रहेगा। अगर एक साइट पर कहीं इस वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे, तो किसी जगह पे जो ऑलरेडी क्रिएटेड
होल है उसमें जाके फिट हो जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन होल का रिकॉम्बिनेशन होगा। तो एक जगह है कहाँ, जहाँ इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन हुआ, और फिर इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ है किसी होल को ऑक्यूपाई कर लिया, तो ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। तो इस पूरे क्रिस्टल के अंदर जो चार्ज डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन और होल की, वो हमेशा फिक्स रहती है। इसका मतलब है कि एक सर्टेन समय के बाद, एक सर्टेन लेवल के बाद जनरेशन और रिकॉम्बिनेशन एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहे हैं। इसीलिए जनरेशन के डोमिनेट होने से बहुत सारे चार्ज इकट्ठा, बहुत सारी डेंसिटी बढ़ती रहती, रिकॉम्बिनेशन से डेंसिटी कम होती रहती है, बट डेंसिटी रिमेन स्टडी स्टेट आ गया है। तो डेंसिटी की फिक्स होना, स्टडी होना, इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि देयर इज़ अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आ गया है जनरेशन और रिकॉम्बिनेशन में। और ये देख रहे हैं कि जो जनरेशन और रिकॉम्बिनेशन है वो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो फैक्टर है आपका डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज अ चार्ज कैरियर, डेंसिटी ऑफ होल एज अ चार्ज कैरियर, उनके प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के साथ इसको ऐसा लिख सकते हैं। सो दिस इज समथिंग अबाउट द चार्ज जनरेशन एंड चार्ज रिकॉम्बिनेशन। अब सवाल ये होता है कि हमारे पास सेमीकंडक्टर है तो उसके अंदर वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है। क्या हम ये जो n निकाला है, हमने जो n की वैल्यू कैलकुलेट की है, n इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो जनरेट हुए हैं, या p इज़ द डेंसिटी ऑफ होल्स जो जनरेट हुई है, क्या इनको हम किसी तरह से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू डिराइव कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन कि कैलकुलेट द एक्सप्रेशन फॉर द चार्ज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन in the intrinsic semiconductor or charge density of hole in the intrinsic semiconductor. So we will derive it in the very next class. Have a nice day. Take care.